Hello dear students, welcome to you at Med and Tutti Educational Channel. Dear students, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे. जैसा कि आप इसे प्रीवियस क्लासेस में मोशन चैप्टर्स में भी आप पढ़ चुके हैं, खासकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं कि यदि कोई बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ये आपको पता है क्या? यदि किसी बॉडी पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अब इससे कंसेप्ट एक चीज क्लियर होता है कि यदि कहीं फोर्स लग रहा है तो मान सकते हैं, कह सकते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. कहीं पर भी अगर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है. इसका वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी एंड फोर्स पर. एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी एंड फोर्स पर. ये आपको पता है लोअर क्लासेस में. हम इसे समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं तो पहले आपको पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हेवनली बॉडी जो कोई फोर्स इंप्लीमेंट करता है, राइट. अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा है? कोई हेवनली बॉडी. कोई हेवनली बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. अगर कोई हेवनली बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो इट मीन्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स वो बॉडी भी एक्सेलरेट होगा. अगर कोई किसी बॉडी पर, कोई हेवनली बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और इसी एक्सेलरेशन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये तो समझ में आ गया हमें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. चलिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन हेवनली बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स produced on a body due to gravitational force. ये मिसकंसेप्शन था ग्रेविटेशनल फोर्स कि किसी भी हेवनली बॉडी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, हेवनली बॉडी के द्वारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कोई हेवनली बॉडी प्रोड्यूस करेगा. ऐसा नहीं है किसी हेवनली बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कॉन्सेप्ट आई नहीं कि कोई हेवनली बॉडी किसी दूसरे हेवनली बॉडी को अट्रैक्ट किया हो. तो जाहिर है एक्सेलरेशन लगा रहा है तो उसकी तरफ आएगा या उससे दूर जाएगा. ऐसा नहीं, क्योंकि सारे के सारे हेवनली बॉडी एक एडेक्वेट डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, सो दैट टू हेवनली बॉडीज के बीच लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है. क्लियर? तो हेवनली बॉडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा कोई अदर बॉडी जो उस हेवनली बॉडी पर सिचुएटेड. अब हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर जी, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जी के लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो कहेंगे कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज एट हेवनली बॉडी ऑफ मास m. स्मॉल एम मास की कोई बॉडी है जो कैपिटल एम मास की हेवनली बॉडी पर सिचुएटेड है. तो यहां पर ये मान ले कि जो स्मॉल बॉडी है, हेवनली बॉडी जो है, उस स्मॉल बॉडी की वो अपनी ओर खींच रहा है
फोर्स लगा रहा है, अगर कोई हेवनली बॉडी किसी स्मॉल बॉडी को पर फोर्स लगा रहा है, मीन्स उस बॉडी को खींच रहा है, तो उसके बीच हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। हम अभी ये मानकर चलेंगे कि कोई बॉडी, हम ये मानकर चलेंगे कि कोई बॉडी इस सरफेस पर ही है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, ये सेंटर हो गया, ये आर इस पर है हेवनली बॉडी। तो इनके बीच का फोर्स हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन, ए को ए यहाँ पर जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगा तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यानी F इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट, एम जी क्लियर। स्मॉल एम जी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट छोटा बॉडी होगा, स्मॉल मास एम का बॉडी एक्सेलरेट होगा, कैपिटल मास एम का बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकता है। तो F इज इक्वल टू एम जी। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं तो दोनों का लेफ्ट साइड एफ एफ है, यानी इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दैट इज हम कह सकते हैं स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन। जी इज इक्वल टू दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे हम इसकी बात करेंगे, आगे हम इसकी बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरिएट करेगा। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, किसी प्लैनेट का जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ जी ऑन ऑफ अ प्लैनेट और हेवनली बॉडी। किसी प्लैनेट या हेवनली बॉडी पर जी का वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, हम इन्हीं सब बातों की डिस्कस करेंगे। या इसे हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी, या इसे हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी, जी वेरिएशन ऑफ जी, जी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो पहला है हाइट ऑफ द बॉडी from surface of heavenly body, from the surface of the heavenly body, heavenly body कोई भी बॉडी है जिस बॉडी पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी का मान निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो बॉडी उस हेवनली बॉडी से कितनी हाइट पर है। मान लीजिए ये हेवनली बॉडी है, ठीक है, ये हेवनली बॉडी है, ठीक है।
इसका मास कैपिटल एम है, एक स्मॉल बॉडी है, इसका मास स्मॉल एम है। ये बॉडी इससे कहिए डी डिस्टेंस पर या एच हाइट पर स्थित है, ये एच हाइट पर सिचुएटेड है। ये बॉडी उसे एच हाइट पर, कोई स्पेसिफिक हाइट है ना, हाइट पर सिचुएटेड है। ये इसका क्या हो गया, रेडियस। अब सबसे पहले देखिए आपका जो बॉडी है, इस हेवनली बॉडी के सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये डिस्टेंस आपको हो गया r प्लस एच डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ये बॉडी r प्लस एच पर सिचुएटेड है। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर स्मॉल जी का वैल्यू कितना होगा। जो बॉडी है मान लीजिए ए, तो ए पर स्मॉल जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, ये निकाल लेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उस एक्सप्रेशन का यूज कर हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर या उस हाइट पर, अमुक हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। क्लियर। तो अब इसके लिए हम अभी जो एक्सप्रेशन निकाले वो उसकी बात करते हैं। क्या एक्सप्रेशन प्राप्त किए, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बट ये आर इस पॉइंट के लिए था, सरफेस पर था। अब ये सरफेस पर आर से एच हाइट पर है ना, तो आर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आर प्लस एच यानी जी डैश। जब हाइट बढ़ा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आर आर डैश में बदल गया, यानी जी आर डैश इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें से आर कॉमन ले लिए, तो जी डैश इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर कॉमन लिए तो हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान आर स्क्वायर कॉमन लिए, सॉरी, अब अगर ध्यान से देखें तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है स्मॉल जी का। यानी यहां से हम एक्सप्रेशन निकाल दिए जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पर डिफरेंट लोकेशंस पर हम लोग जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी रफली करेंगे, फिर अभी इस पर भी एक और वीडियो आएगा, वेरिएशन ऑफ जी को लेकर एक और वीडियो आएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी ये थ्योरेटिकल वीडियो आ रहा है, उसमें आपको फिर हम लोग बात न्यूमेरिकल्स की करेंगे। अब है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं एट सरफेस, तो सरफेस तो हो गया, ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ प्लैनेट, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस मान लीजिए h है, ये कहते हैं r डिस्टेंस पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये r अब हाइट हो गया। तो r हाइट हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन h प्लस r
होल स्क्वायर। तो यहां से जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल फॉर एच इज इक्वल टू आर। उस पर इससे एच हाइट पर है, यहां पर तो हाइट 0 हो गया ना, यहां पर तो हाइट 0 है। अच्छा, इस हाइट पर एच इज इक्वल टू आर, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, जी अपॉन 1 प्लस एच के जगह पर हो गया आर अपॉन आर होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी जी अपॉन 4। यानी इससे इक्वल हाइट पर जितना रेडियस है अर्थ का, उससे उतनी ही ऊपर हाइट पर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी अपॉन 4। अब अगर हम कहते हैं कि इससे डबल हाइट पर, डबल रेडियस की हाइट पर, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 2r। अच्छा, अब यहां पर आप चाहें तो यहां पर g का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि g का वैल्यू कितना होता है 9.8 डिवाइडेड 4, 4 2 जा 8, 1 8, 4 4 जा 16, यानी यहां वैल्यू कितना हो गया 2.45 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हाइट 2r ले लीजिए, तो 2r पर क्या हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 2r अपॉन r का होल स्क्वायर। जी डैश इज इक्वल टू जी कितना 3 स्क्वायर, यानी जी अपॉन 9। तो यहां वैल्यू कितना हो गया 9.8 डिवाइडेड 9 मीन्स 1.089 कर दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2r हाइट पर हो गया। अब इसी तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं, अगर दिया हुआ रहे r/2 हाइट पर क्या होगा। अब इसी रेडियस को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, r/2 हाइट पर क्या होगा। इसके बाद यहां से एक जनरल फार्मूला निकाल लेंगे। जी डैश इज इक्वल टू क्या आया था, जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ एच इज इक्वल टू r/2 है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस r/2r का होल स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन हाउ मच 3/2 का होल स्क्वायर, यानी g इंटू 4/9, दैट इज 9.8 इंटू 4/9। तो कितना हो गया 9 1 जा 9, 1.08 इंटू 4, तो लबाउट हो जाएगा 4.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां से हम जनरल फार्मूला कर देते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस, वहीं से आ रहा है, ठीक है, आर होल स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू गिवन हाइट अपॉन रेडियस। इट मीन्स आर इज इक्वल टू, आपको वही रेशियो निकाल देना है ना, एच अपॉन आर, ठीक है। इस तरह से हम समझे। अब हम बात करेंगे जी की वैल्यू को लेकर वेरिएशंस, इसको ग्राफिकल समझने का प्रयास करते हैं। वैल्यू ऑफ जी विद हाइट, हाइट के साथ जी का वैल्यू कैसे वैरी करेगा, हम इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, ठीक है।
अभी तक जो हम कैलकुलेट किए उससे हमें क्या आया है, वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर एबव सरफेस ये आ गया अपना 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2r अबव सरफेस 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3r अबव सरफेस 0.6125, 4r above surface 0.392 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस हो गया RE, 2RE, 3RE, 4RE। वैल्यू ऑफ जी ले लीजिए 2, 4, 6, 8, चलिए 9.8 से आसान होगा समझने, ड्रॉ करने में। 9.8, 8, 6, 4, सरफेस के लिए कितना है 9.8, और ये हो गया 9.8, ये सेंटर ले लिए 0। उसके बाद कितना है 2r पर 2.45 अबाउट यहां ले लीजिए, 3r पर है ना, r पर 2r, इसके बाद कितना आ गया 1.08, फिर आ रहा है आपका 0.612, फिर इस तरह से घटता चला जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें बड़ा ही शार्प डिक्लिनेशन हो रहा है, यही ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक शार्प डिक्लिनेशन है बिटवीन r एंड 2r के बीच, शार्प डिक्लिनेशन दिख रहा है आपको। उसके बाद डिक्लिनेशन इसका कम होता चला जाता है, फिर वही चीज वैल्यू, बात वही है क्या, डिक्लिनेशन कम होने का रीजन स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है ना, तो इसका यही रीजन है कि 1/2 स्क्वायर कितना हो गया 0.25, 1/3 स्क्वायर कितना हो गया, तो हो गया 1 समथिंग इस तरह से। ये हम समझे वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विद इंक्रीजिंग हाइट। अब समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक मतलब होल कर दे, हम नीचे की ओर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होता है, वैल्यू ऑफ जी विद इंक्रीजिंग डेप्थ, वैल्यू ऑफ जी विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर जाएगा, जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लैनेट है, इसका रेडियस r है, हम सब से कुछ पॉइंट यहां पर इस डेप्थ पर हम g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहां पर g की वैल्यू। अब देखिए सेंटर से ये डिस्टेंस क्या रह गया, ये डिस्टेंस रह गया r माइनस डी। अगेन सिंस g के लिए क्या आता है, g m अपॉन r स्क्वायर, g
एम अपॉन आर स्क्वायर। अब स्पेसिफिक डेप्थ पर है, तो हम स्पेसिफिक डेप्थ पर जब आए तो स्पेसिफिक डेप्थ पर आने के बाद क्या होगा, उसका जी का वैल्यू चेंज होगा, घटेगा। क्या घटेगा, इसका हाइट घट रहा है ना। सो जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर। अगेन क्या करेंगे, जी एम अपॉन आर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, या इसमें से आर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 माइनस आर अपॉन डी होल स्क्वायर। दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी एम आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 माइनस आर अपॉन डी होल स्क्वायर। सो जी डैश इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू आ गया, जी 1 माइनस आर अपॉन डी होल स्क्वायर, जी 1 माइनस आर अपॉन डी होल स्क्वायर। अब इससे एक हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अच्छा, बट एक तो ये आ गया, अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है ना, बट सिंस अर्थ एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस होने के कारण जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, होमोजीनस स्फेरिकल नहीं है, ये हेट्रोजीनस स्फीयर है। हेट्रोजीनस मतलब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे इनका डेंसिटी चेंज होगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया ना, बट एक्चुअली होगा क्या, ये प्लैनेट के लिए, हम अर्थ की बात करेंगे तो चूंकि अर्थ एक हेट्रोजीनस सरफेस है, स्फीयर है, मीन्स नीचे की ओर जाएंगे तो उसका डेंसिटी चेंज होगा। अब इसके लिए हम यहां का कंसिडर करेंगे। अब हम पढ़े हैं कि सिंस जी इज इक्वल टू क्या है, जी है ना, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है, मास, और एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से जी पर, जी डेंसिटी पर एफ निकालिए, यानी कहने का मतलब ये कि इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का रहा है, एक यहाँ एक बॉडी एम है और पूरे एम मास का बॉडी यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इसका, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से क्या बचा आर माइनस डी का, यही हम पढ़े थे। अब एम मास ऑफ बॉडी, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इज इक्वल टू वी अपॉन रो, और वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, है ना। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से हम लोग फार्मूला ले ले, एम इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0, तो एफ इज इक्वल टू हो गया जी एम इज इक्वल टू 0, यानी 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर कितना हो गया आर माइनस डी का होल क्यू रो, ये तो इसका हो गया मास 0, यहां से एम इज इक्वल टू हो गया ना बेटा वी रो मीन्स 4/3 पाई आर क्यू रो। अब आर की जगह पर क्या पुट किया, आर माइनस डी रो इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या आर माइनस डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहां से एफ कितना आ गया जी 4/3 पाई आर रो एम आर माइनस डी, एक एफ की वैल्यू ये आ गई,
ठीक है। बट एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब यहां के बीच क्या है, फोर्स लग रहा है, तो यहां पर वैल्यू क्या मान लिए, जी डैश। बट एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी। बट एफ इक्वल टू एम जी, तो एम जी की जगह पर जी चेंज हो गया, तो एम जी डैश, ये इन दोनों के बीच लगा फोर्स किसके बराबर हो गया, इसके इक्वल हो गया जी 4/3 पाई रो एम आर माइनस डी, आर माइनस डी। आर माइनस डी। तो यहां से जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, जी डैश इज इक्वल टू, यहां एम टू एम कैंसिल, जी डैश इज इक्वल टू जी 4/3 पाई रो आर माइनस। अब यहां से आइए, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम अपॉन मास, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास। सो जी डैश इज इक्वल टू जी 4/3 पाई रो के जगह पर हो गया एम अपॉन वी आर माइनस डी। इज इक्वल टू हो गया जी 4/3 पाई एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यू आर माइनस डी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर क्यू से आर क्यू है ना। अब आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, आर क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर। अब ये किसका वैल्यू हो गया, जी का। सो जी डैश इज इक्वल टू हो गया स्मॉल जी आर माइनस डी अपॉन आर। ये फार्मूला हो गया किसका, जी डैश का। या यहां से ला सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। यहां से क्या कर लिए, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, है ना, आर बाई आर। अरे ये बेटा नहीं क्लियर हुआ, देखिए इसको समझिए। जी डैश इज इक्वल टू क्या आया, जी आर माइनस डी अपॉन आर। इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, अब एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों के साथ आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, ये कट कर 1 हो गया। सो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। हम डिफरेंट डेप्थ पर जी का वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद अस।